तो एक गजल है जो मैं आपको सुना देता हूं। अटेली विधानसभा में, जैसा आप जानते हैं कि एक लंबी कतार जो है टिकट की बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है, तो उसके ऊपर एक गजल है। टिकट ले लो टिकट, तुम भी आओ और तुम भी आओ, नहीं आना चाहते हो, नहीं आना चाहते वो भी आओ, खुला दरबार है कोई किसी की रोक नहीं, सुनहरा मौका है जल्दी पर्चा लगा जाओ, यहाँ बट रही है कुर्सी कई तो उठाकर ले गए, क्यों चुप बैठे हो, आओ और उठा ले जाओ, आनंद आ रहा है कुर्सी के आशिक देखकर, ना मिले तो भी जरा दर्शन ही पा जाओ, इस कुर्सी के बाजार में टिकटें बट रही हैं, लटक रही हैं, जल्दी से आओ और झटक ले जाओ, ए मित्र तुमने पर्ची लगा दी अब आराम कर, बचे तो ले लेना बेकार श्वास ना फुलाओ। मित्र राधे श्याम गोमला। राधे श्याम गोमला जी आज हमारे साथ हैं। स्वागत आपका इंडियन इन्वेस्टमेंट पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत। आपका ये जो व्यंग्यपूर्ण जो है एक कविता, आपने जो गजल जो है आपने लिखकर मेरे पास भेजी, और ये अटेली विधानसभा चुनाव के बारे में है खास तौर पर, तो क्योंकि आप भी अटेली विधानसभा चुनाव उस क्षेत्र से आते हैं, और आजकल तो कहीं ना कहीं आप सक्रिय भी दिखाई पड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर भी आपके प्रयास जारी हैं, तो क्या कहेंगे अटेली विधानसभा के बारे में? पहले तो अटेली विधानसभा क्षेत्र जिले का ही नहीं, हरियाणा का सबसे लंबा क्षेत्र है। आप ये समझिएगा कि लगभग 62 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई पड़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। जी। उत्तर पूर्व के काटी खेड़ी से स्याणा नौताना तक ये 60-62 किलोमीटर की लंबाई का सबसे लंबा क्षेत्र है जी। और इस क्षेत्र में 104 गांव ढाणी आते हैं, जिनमें 2 कस्बे भी हैं, अटेली और करीना। बड़े कस्बे, अपने बड़े कस्बे हैं। इस क्षेत्र की खासियत है कि यहाँ बौद्धिक लोग बहुत ज्यादा है, विशेषकर लोग अध्यापन में या साहित्य के क्षेत्र में। आप अटेली में जितने अटेली विधानसभा में आप देखेंगे संभवतः और विधानसभा क्षेत्रों में आपको नहीं मिलेंगे। जी। लेकिन इस बार एक आश्चर्य की बात है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, या प्रत्याशियों की बाढ़ आएगी, और इसमें कुछ विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोग भी प्रयासरत हैं। तो ये जो गजल आपने पढ़ी है, ये मैंने 4-5 रोज पहले फुर्सत के समय में मुझे लगा कि भाई अटेली में इतने ज्यादा जागरूकता आ गई है कि यहाँ कुर्सी के लिए नेताओं की बाढ़ सी आ गई। सही बात। मैंने एक ये व्यंग्यात्मक कविता लिखी थी, तो इसमें साहित्य का तो चर्चा हो ही गई अपने आप में। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हैं वो राधे श्याम गोमला है, और ये आगे मित्र भी लिखते हैं, मित्र राधे श्याम गोमला। हालांकि इस पर अगर हम बात जाएं कि आगे मित्र क्यों लगाते हैं, पीछे गोमला क्यों लगाते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन आपको बता दें कि ये पूर्व में सरपंच भी रहे हैं, और साथ में बहुत ही अग्रणी सामाजिक जो कार्य हैं वो भी इन्होंने करे हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इनका जो है सामाजिक कार्यों के अंदर मिलना जुलना रहा है। राधे श्याम गोमला जो है वो हमारे साथ इस इंटरव्यू में बन चुके हैं। तो पहला सवाल तो मित्र, मित्र क्यों लगाते हैं? मित्र का वैसे तो सभी मित्र हो सकते हैं। नहीं, सभी मित्र हैं, हो सकते हैं, इसीलिए ही मैंने मित्र लगाया। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे साहित्य के क्षेत्र में आप जिन भी लेखकों को देखते हैं तो वो अपने नाम के साथ उपनाम लगाते हैं। तो जिस वक्त उपनाम की चर्चा चली तो फिर बहुत से लोगों ने अपने नाम के साथ स्वामी, दास, फलाना जी, फलाना जी लिखते हैं। तो मैंने देखा कि आदमी ना तो कोई किसी का स्वामी हो सकता है, सही बात है। स्वामी तो परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कोई है नहीं, सही बात है। ना कोई किसी का दास हो सकता है, दास भी परमात्मा के अलावा और किसी का दास नहीं। आदमी सब बराबर है। बिल्कुल। तो आदमी अगर किसी के लिए हो सकता है तो मित्रतावत व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल जायज बात। और ये सबसे बेहतर है उपनाम भी, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ मित्र लगाया। बहुत ही कम शब्दों में ये और बताएं गोमला क्यों लगाते हैं? वैसे तो आपका गांव है तो शायद उसलिए लगाते होंगे। असल में गांव के लिए। अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि जिस वक्त मैं गांव का सरपंच बना जी, तो उस वक्त मैंने ये बात सब लोगों को बताई भी थी, जब मैं बाद में ट्रेनिंग देता था, कि भाई गांव विशेषकर सरपंच के लिए इतना महत्वपूर्ण है
कि उसे अपनी जिंदगी भर अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो अपने गांव का एक सामान्य सा नागरिक होता है और सामान्य से उसको प्रमुख बनाया जाता है। तो प्रमुख उसको बनाते हैं तो गांव की मेहरबानी से बनता है। बिल्कुल सही बात है। और एक और तर्क मैं आपको देता हूं कि आपके पास अगर कोई पत्र आता है बाहर से, जी, आजकल तो डिजिटल हो ईमेल से आ जाता है, लेकिन अगर चिट्ठी लिखी जाती थी तो आप पते में आप जिले का नाम नहीं लिखेंगे तो भी अगर आप फेमस है तो आ जाएगा, क्योंकि आपके पिन कोड है, आपके गांव का नाम लिखा है। अगर आप पिन कोड नहीं लिखेंगे तो भी आप आ जाएगा, क्योंकि गांव का नाम लिखा है, आपका है, आपके बाप का नाम लिखा है। आपके बाप का नाम भी नहीं लिखेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि आप अगर फेमस हैं तो उस गांव में वो कहेंगे भाई शमशेर पत्रकार साहब के पास जाओ। लेकिन अगर गांव का नाम नहीं लिखा तो आप हिंदुस्तान में कहीं भी घूमिए, आपके पास वो चिट्ठी नहीं पहुंची। सही बात, क्योंकि वही एकमात्र ठिकाना है। और गांव आपको प्राथमिक सदस्यता देता है देश की। देश की नागरिकता आपके गांव या नगर से मिलती है। नगर से मिलती है, सही बात। अगर वो नगर या गांव नहीं हो तो आप देश के नागरिक ही नहीं होंगे। और एक सामान्य से आदमी को गांव सरपंच बना देता है, जो कभी पहले लोगों को नमस्ते करता था, बाद में लोग उनको नमस्ते करते हैं, तो उसे एहसान मानना चाहिए गांव। सही बात, सही बात। तो मैंने सोचा कि गांव ने मुझे, और मेरे फादर साहब भी 3 योजना सरपंच रहे, तो जब गांव ने हमें इतना सम्मान दिया है तो भाई जिंदगी में भविष्य में हम कुछ भी बने, लेकिन अगर मेरे नाम की चर्चा होगी तो गांव के साथ में चर्चा होगी। अच्छा, आप सरपंच तो बाद में बने, उससे पहले आप पत्रकार भी रहे? हाँ, सार्वजनिक जीवन तो मेरा एक अध्यापक के रूप में था। अच्छा। मेरे एक मित्र हैं सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश और मैंने आदर्श से पब्लिक स्कूल नाम करके स्कूल शुरू किया था। ठीक है। भोजावास में। उसके पश्चात मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। फिर एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादकीय विभाग में मैं रहा। फिर 2005 में गांव का सरपंच बना दिया गया जी। 2010 तक मैं रहा। फिर 2010 से और 2014 तक मेरी पंच होती थी एक महिला, उनको दोबारा, क्योंकि काम जो मेंटेन रखने थे, उनको सरपंच बनाया गांव के सहयोग से। मेरा लक्ष्य था कि गांव एक मिसाल के रूप में हो। और वो काम आपने करे भी शायद मिसाल के रूप में, हमने काफी सुना था उस समय कि आज गोमला के अंदर फिल्मों की शूटिंग हो रही है, आज गोमला ये इनाम ले गया, आज गोमला वो इनाम ले गया। शमशेर जी, मैं मानता हूं कि आप कोई भी काम लीजिए, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, यहाँ पे आप अपनी एक विशेष पहचान बना रहे हैं। मेरा भी सरपंच बनने के पीछे यही मकसद था। मेरे मार्गदर्शकों ने मुझे यही मार्गदर्शन दिया था कि आप अगर सरपंच बन रहे हैं तो एक मिसाल के रूप में साबित करें कि भाई सरपंच का अर्थ केवल पद पाना और चौधर करना नहीं होता। सही बात है। सरपंच का अर्थ होता है जिस गांव की जिम्मेदारी ली है उस गांव को आप उस बुलंदी पर पहुंचाएं जिसके लिए लोग प्रेरणा के रूप में देखें। सही बात है। तो मैंने 2008 में ही राष्ट्रपति अवार्ड ले लिया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के तात्कालिक भारत और भूटान की जो इंचार्ज थे यहाँ भारत में, किरण नेहरा जी हुआ करती थी, वो उनके स्टाफ के साथ है। उन लोगों ने गांव में कम खर्चे में अच्छा काम कैसे किया जाए ये देखने के लिए आए। और चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उर्वशी गुलाटी जी हुआ करते थे, वो भी केवल इसलिए विजिट किया गांव का दोपहरी में पूरे गांव में घूम के कि कम खर्चे में अच्छा काम कैसे किया जा सकता। सही बात। तो मैं ये समझता हूं कि जब राष्ट्रपति अवार्ड ले लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रशंसित हो लिया गांव, और चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे शिकागो यूनिवर्सिटी है, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, चाहे अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली का जो उस टाइम के शोधार्थी थे या जो अध्यापक लोग थे, उस समय गांव की विजिट करके कम खर्चे में बेहतर काम कैसे किया जाए। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे तो यहाँ शोध करके गए थे बाकायदा रूरल डेवलपमेंट पर। 5 IAS ट्रेनी ऑफिसर्स ने गांव की पंचायत से ट्रेनिंग ली थी कि कम खर्चे में अच्छा काम कैसे किया। तो जब राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रशंसित हो गया गांव, उसके बाद मैंने गांव की सरपंची से विदाई ले ली कि भाई एक मिसाल के रूप में गोमला अब पूरे भारत भर में है। उस वक्त
हरियाणा ही नहीं, भारत में दूसरे नंबर पे था अच्छा। गोंगला। हम्म। पहले नंबर पे तो एक मेघालय का गांव है, अच्छा। आज भी वो है, हम्म। क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी। और दूसरे नंबर पे उस वक्त गोंगला था। जी। उसके बाद मैंने ये निर्णय किया कि अब सरपंची से विदाई। सरपंची से विदाई, हाँ, क्योंकि किसी दूसरे किसी भी व्यक्ति एक को मत- जिम्मेदारी हाँ। पर पड़े रहने से वो बोझ भी बन जाता है, हम्म। और फिर दूसरों को रास्ता नहीं। हाँ सही बात है, कोई और भी जो आने वाली और जनरेशन है लीडरशिप के लिए आए, तो उनके लिए रास्ता बंद हो जाता है। तो मैंने ये कह दिया कि भाई मैं या मेरी संतानें सरपंची का या पंचायती राज का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, फिर सामाजिक कार्यों में आप लगे, और सामाजिक उसके जो बाद कार्य थे उनमें आप इतने आगे तक चले गए, बॉलीवुड पहुंच गए आप। उसकी शुरुआत की श्रीमती उर्वशी गुलाटी जी ने। अच्छा। जब वो काम में उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जो अनुभव लिया है, इस अनुभव से अन्य सरपंचों को भी लाभ मिलना हाँ चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे शुरुआत में ट्रेनर के रूप में रखा, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का भी, फिर स्टेट में भी कई जिलों में मैंने ट्रेनिंग्स दी है, और कई राज्यों में मैंने ट्रेनिंग दी पंचायती राज संस्थाओं को, जिनमें पंच, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला पार्षद, सेक्रेटरी और जेई, इन सबको पंचायती राज की ट्रेनिंग दी। उसके पश्चात मैंने पहला काम किया नसीबपुर शहीदी स्थल का। जी। बात 2012 की है। 2012 में किसी व्यक्ति ने मुझ पर तंज कस दिया कि भाई आपका जिला 1857 की क्रांति के लिए विख्यात है। नसीबपुर का जो शहीदी स्थल है, ये 1857 की क्रांति के लिए विख्यात है, और जो स्थल क्रांति का प्रतीक है, जहां पर 1962 में राव वीरेंद्र सिंह जी ने स्मारक स्थल बनाया था, आज उस स्थल की दुर्गति हो रही है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जिले के उस प्रतीक स्थल को अच्छा बनाइए। बिल्कुल सही बात। वो मुझ पर तंज लगा ना, हाँ। वो मेरे हार्ट को बड़ा टच कर गया। ये बात करनाल की है। अच्छा। करनाल से मैं सीधा नसीबपुर शहीदी स्थल गया। अच्छा। वहां उसका अवलोकन करके वहां की स्थिति देखी, तो उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम बाहर चर्चा करते हैं कि हम नसीबपुर क्षेत्र से हैं, जिला महेंद्रगढ़ से हैं, जहाँ 1857 की क्रांति का भी सही बात है। और अगर यहाँ पर ये स्थिति देखें तो चारों तरफ गंदगी है और कीचड़ है, कब्जे हो गए थे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हमने एक संस्था का गठन किया, जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड एक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, रिटायर्ड कर्नल, एक रिटायर्ड मेजर, और ये बाबा इंस्टीट्यूशन के एक रिटायर्ड डायरेक्टर, एक रिटायर्ड डीजीपी, और लगभग 6-7 साहित्यकार, इतिहासकार और सोशल वर्कर जी। हम सभी ने मिलकर एक संस्था का गठन किया, और उसके बाद हमने काम किया। उस वक्त हमारी संस्था का नाम था आम राय। अच्छा। ये एक शब्द लिया था जिसका निचोड़ आम राय बना था जी। हम जिला उपायुक्त डॉक्टर साकेत कुमार जी से मिले, उनके सहयोग का परिणाम है, और 2 साल हमारी संस्था की मेहनत का परिणाम है। आज जो नसीबपुर में एक शानदार स्मारक स्थल बना हुआ है, ये उस वक्त इसके चौथाई हिस्सा कब्जा हो चुका था, और यह गंदगी थी। आज वहाँ रमणीक स्थल है, देखने लायक लोन बना हुआ है। हाँ, बहुत सुंदर लोन बना हुआ है। ये जो आप स्मारक स्थल देखते हैं, ये नीचा था, नीचे था। उस समय के मेरे पास वीडियोस, फोटोज और तात्कालिक अखबारों की कटिंग्स रखी हैं, आपको अगर चाहेंगे तो देंगे। ये 2.5-3 फीट ऊंचा उठाया, फिर इसका जो स्मारक स्थल है उसी शेप में बढ़ाया। तो आज जो स्थल है, ये आप देखते हैं, ये हमारी संस्था की मेहनत का और तात्कालिक डीसी डॉक्टर साकेत कुमार जी का अनुग्रह समझिएगा, ये उनकी कृपा थी। उसके बाद हमने मुद्दा उठाया सरपंचों की पेंशन का। अच्छा। जैसे विधायक पेंशन लेता है, जैसे सांसद पेंशन लेता है, तो हमारी संस्था ने ये तय किया कि जब ये लोग पेंशन लेते हैं, क्योंकि ये भी जनप्रतिनिधि हैं,
और सरपंच पंच वो भी ये भी प्रतिनिधि। प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। तो जब इनको पेंशन मिल रही है तो पेंशन हमें मिली। सही बात। आप चाहे इनको 1 लाख देते हैं, 50,000 देते हैं, तो हमें चाहे 5 रुपया दे दीजिए, लेकिन दे रहा हूँ। लेकिन सम्मान के नाम पर वो एक लिस्ट में आना चाहिए कि ये ये सरपंच की पेंशन आ रही है 1 पेंशन रुपया। 1 रुपये हम से। 1 रुपये में खुश हैं। 6 साल संघर्ष चलाया। हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं जहां हमारी संस्था ने अभियान ना चलाया हो, धरने प्रदर्शन ना किए हो। जिला महेंद्रगढ़ रेवाड़ी तो हमारा केंद्र रहा। और मैं आभारी हूं सभी सरपंचों का जो आज भी मुझे अपने भाई की तरह मानते हैं। उन सभी ने मेरा भरपूर सहयोग किया और 6 साल लगातार लंबे संघर्ष के बाद 2019 में सरकार ने घोषणा की। आज हरियाणा में सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन, पंचायत समिति वाइस चेयरमैन, जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख ये सभी पेंशन ले रहे हैं। हालांकि हमारी मांग जो थी उनमें अभी आधे लोग रह रहे हैं जिनकी मांग हमारी संस्था अभी भी उठा रही है, जैसे पंच हैं, पंचायत समिति मेंबर हैं, जिला पार्षद है, नगर पार्षद है, नगर पालिकाओं के चेयरमैन वाइस चेयरमैन जी, इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये उस वक्त 7 मुद्दे उठाए थे, आधी बन गई, आधी का अभियान हमारा चल रहा। बहुत अच्छी बात। उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था SYL का पानी हरियाणा को मिलने का। मैं उस वक्त महाराष्ट्र में होता था, बीच में मैं बताना भूल गया। हाँ, वो बॉलीवुड में जा रहे थे हम। हाँ बॉलीवुड कैसे चले गए आप? मैं 2014 के बाद जब सरपंची से विदा ली जी, तो उस दौरान गांव में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी। उस फिल्म का एक आर्ट डायरेक्टर उस दौरान मेरा अच्छा मित्र बन गया था। उसने मुंबई जाके एक दूसरे फिल्म निर्देशक से गोमला के बारे में बताया। तो फिल्म निर्देशक या गोमला आए, उनको गोमला के संघर्ष की कहानी बड़ी अच्छी लगी। मुंबई गए, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और मेरी नाना पाटेकर जी से मुलाकात करवाई जी। वो मेरी पहली भेंट थी उसकी। और उसके बाद नाना जी और हमने महाराष्ट्र में एक गांव गोद लिया जिस गांव का नाम है धोंधला। अच्छा। हमने मात्र 29 दिन में वहां इतिहास बनाया। शमशेर जी आप आश्चर्य करेंगे, 1250 घरों की आबादी, सारा इलाका उबड़ खाबड़, गलियां उबड़ खाबड़, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी, मराठा समुदाय भी, ब्राह्मण समुदाय के लोग, समुदाय जी। और जब पार्टीवादी चरम पर थी, 7 जहाँ पे गुट थे 6-7, उन 6-7 गुटों के प्रमुख लोगों को मैंने इकट्ठा करके उनके साथ खुद फावड़ी उठा के गांव का काम किया। 29 डेज में गांव का नक्शा बदल दिया, बिल्कुल कायाकल्प कर दिया उसका एकदम। उस वक्त अखबारों में बड़े जोर से, मराठी अखबारों में जोर शोर से छपी खबरें। केवल 29 दिन में 4,14,000 रुपए में वो काम किया जो वहां 41 लाख के करीब का खर्चा था। अच्छा, हाँ जी, वो केवल 4,14,000, मतलब 10 गुना कम लागत पर। ये तो गोमला में भी करके गए थे, जिसका हम उर्वशी गुलाटी जी ने अधिकारियों से भी कहा कि भाई ये एक आदमी हम जो सरकारी असेसमेंट से 10वें हिस्से का काम करता है, उसे सीखना चाहिए। सही बात। वहां तहसीलदार एक अधिकारी, प्रमुख अधिकारी होता है। वीडियो का काम भी अक्सर सरपंचों की जिम्मेदारी वही देखते हैं। वो खुद आके आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे किया है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब मिलके जब करते हैं, जैसे अपने घर में मिलके करते हैं, तो ऐसे गांव को अपना घर मान के कर लेते। सही बात है। तो उस वक्त मैं महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, महाराष्ट्र से आके हमने सर्व समाज मंच का गठन किया और उस मंच के माध्यम से आज जो जिले में नहरी पानी आ रहा है, इस पानी का अभियान चलाया और ये अभियान 2 साल लगातार चला। इस बात के प्रमाण वो अखबारों की कटिंग्स हैं। हमने तात्कालिक एक मंत्री का घेराव भी किया था, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, तब जाके सरकार चेती। और आज जो आंशिक जल आ रहा है, ये पूरा हिस्से का जल नहीं है हमारा, आंशिक जल है, आंशिक जल है। क्योंकि हमारे जिले का जो
21 जिलों के बराबर का हिस्सा पानी मिलना चाहिए। हमारे संगठन की आज भी मांग है कि भी जिस तरह हरियाणा में अन्य जिलों में पानी दिया जा रहा है, जितना हिस्सा और जिलों को मिल रहा है उतना हिस्सा ही हमें मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जबकि आज जो पानी आ रहा है ये केवल पेयजल के हिस्से का पानी आ रहा है, कृषि का पानी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, कृषि के हिस्से का पानी हमें 0% भी नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है वो पेयजल का है, वो भी बरसात के कारण। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। जब वहां अधिकता हो जाती है तो वो पानी इधर आ जाता है और उसको थपकी, अपनी पीठ पर थपकियां मार के लोग कुछ भी कहे, फिर उसमें से भी हमारे हिस्से का पानी दिल्ली जा रहा है जी। जो दिल्ली पानी जा रहा है वो पेयजल का हमारे हरियाणा के हिस्से में से जा रहा है। अच्छा, अब पीछे सरकार ने एक बड़ा अन्याय और भी कर दिया, इसी पेयजल में से राजस्थान के साथ एक एग्रीमेंट और कर दिया कि फिर राजस्थान को पानी दिया जाएगा। अच्छा, ये पिछले 4-5 महीने पहले एग्रीमेंट हुआ था मनोहर लाल जी की सरकार के दौरान। हमने उसका भी विरोध किया और आज भी उसका विरोध करते हैं कि जब राजस्थान पहले ही हमारे हिस्से का पानी रोक रहा है, हालांकि राजस्थान से हमारा कोई विरोध नहीं है, सही बात है, वो भी हमारा भाई स्टेट है, लेकिन हमारा भाई स्टेट, हम भाइयों का भी तो ख्याल रखें ना। सही बात, खुद का हो तो। अब राजस्थान से जो नदी आती थी, कृष्णावती, वहां पर डैम बना लिया, उधर वहां डैम बना लिए, वो पानी रोक दिया गया। और वो नदी जो बरसात के काल में आती थी तो जो अंडरग्राउंड जल होता है उस अंडरग्राउंड जल की पूर्ति करती थी, क्योंकि साल में एक बार बरसात में आती तो उस साल के दौरान जो पानी खर्च होता है उसकी पूर्ति हो जाती थी। सही बात। अब कई दशकों से, पिछले 2-3 दशकों से वो पानी रोक दिया गया। परिणाम ये हुआ कि यहाँ जिले में नदी आ नहीं रही तो 1200 फीट गहरे तक पानी का जल स्तर जा चुका है। उसका कारण केवल मात्र ये हुआ कि भाई मैं तो नेताओं को दोषी मानता हूँ। हाँ, वो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। जनप्रतिनिधि इस बात के लिए दबाव नहीं बनाते सरकार पर, इस बात के लिए विरोध नहीं करते कि भाई राजस्थान ने हमारा पानी रोक दिया, पहले तो वो हमारे हिस्से का जो स्वाब, क्योंकि प्रकृति सबकी बराबर है, प्राकृतिक तौर से जो भाव का पानी आता है उसको कभी किसी को नहीं रोकना चाहिए, प्रकृति अपने आप बंटवारा करके देती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हिस्से का, भारत का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, सतलुज का जा रहा है, रावी का जा रहा है, ब्यास का जा रहा है। तो जब ये आप भारत के हिस्से को पाकिस्तान तक जाने देते हैं तो जो उधर से पानी आ रहा था जो हरियाणा को मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल रहा? वो नहीं मिल रहा। सतलुज का पानी जो हमारे बंटवारे का था वो क्यों नहीं मिल रहा? और फिर उस पर तुर्रा ही है कि हमें जो थोड़ा बहुत यमुना का जो लिफ्ट करके पानी आता है, लिफ्ट करके आता है, वो भाव से नहीं आता, लिफ्ट करके पानी आता है, वो भी राजस्थान को दे रहे हो। तो ये पक्षपात क्यों? सही बात है। हमारा जो संगठन है ये लगातार इस पर आज भी मांग कर रहा है, बीच में भी लगातार अभियान चले। इसके पश्चात हमारे संगठन की मांग रही है कि भी क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा और राजनीतिक उपेक्षा के शिकार की वजह से यहाँ बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ना उद्योग है, ना साधन है, ना व्यवस्था है। अगर आप व्यवस्था और उद्योगों की व्यवस्था कर सकते हैं तो निदान हो जाए, लेकिन ये राजनीतिक विल पावर पर है। तो हमारे संगठन ने मांग की कि भाई जिला महेंद्रगढ़ तक, क्योंकि सारणवास तक मंजूर हो गया है मेट्रो, रेवाड़ी के सारणवास से बरोड तक जो मंजूरी हुई है, जब आप सारणवास तक ला रहे हैं तो इसको केवल 103 किलोमीटर आप महेंद्रगढ़ के सेंटर तक और ले आइए, और कम करना चाहें तो आप महेंद्रगढ़ के किसी भी पॉइंट पे लाके मेट्रो स्टेशन को छोड़ो। जिला महेंद्रगढ़ तक भी मेट्रो स्टेशन आना चाहिए। सही बात। तो जब सरकार इतना खर्च कर रही है तो यहाँ तक का कुछ किलोमीटर का ही बचता है फिर भी। तो हमारी ये मांग रही है कि जिला महेंद्रगढ़ में मेट्रो स्टेशन आना चाहिए। दोंगड़ा अहीर जी जिले का सेंटर है, तो दोंगड़ा अहीर में 2 बातें विशेष तौर से होनी चाहिए। एक तो वहां उप तहसील की मांग काफी सालों से उठ रही है, तो उप तहसील की मांग पूर्ति होनी चाहिए और दोंगड़ा अहीर को उप तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा, हमारे संगठन की मांग है कि दोंगड़ा अहीर में एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। क्योंकि जिला महेंद्रगढ़ कृषि प्रधान जिला है
यहाँ ज्यादातर दारोमदार कृषि पर डिपेंड है। या तो बच्चे फौज में नौकरी करते थे, वो अब अग्निवीर के माध्यम से वो रास्ते भी बंद हो गए, या फिर कृषि। तो कृषि में अगर आधुनिकता प्रवेश करेगी, आधुनिक सोच लेके नौजवान कृषि में उतरेंगे, तो कृषि में डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी कम होगी। सही बात। एक हमारी मांग है कि भाई अटेली क्षेत्र में कम से कम 10 बड़े औद्योगिक संस्थान होने चाहिए। मैं आपको बताऊं शमशेर जी, इस दौर में मैंने बड़ी कंपनियों के CSR के साथ काम किया है। उस दौरान मुझे पता चला कि ये लोग लालायित हैं किसी अच्छी जगह पर इनके संस्थान स्थापित हो। तो जिला महेंद्रगढ़ से अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी। अच्छा, आपने अभी अभी एक जिक्र किया कि बड़े बड़ी कंपनियों के CEO और इन सब से आपकी मुलाकात होती रहती है। CEO नहीं, CSR जो भी CSR जो भी है, और साथ में बहुत सारे बॉलीवुड कलाकारों के साथ भी आपका मिलना उठना बैठना हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी पैसा मतलब कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये आदमी के स्वभाव पर डिपेंड करता है जी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कमरे में बैठ के भी धन खींच लेते हैं। उनके अपने तरीके होते हैं। लेकिन मेरा एक नेचर ही स्वाभाविक तौर से ये है कि मैं अगर चर्चा करूंगा तो लोग शायद हो सकता है एक बड़ाई के रूप में ले लें, लेकिन जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं प्रयास करता हूं कि मेरे शरीर से हो जाए। पैसा जहां आ जाता है वहां भ्रष्टाचार की सोच शुरू हो जाती है। पैसा लालच पैदा करता है। ये फिलोसफी की बात है। पैसा आने के बाद लालच होता है, 100 है तो 1000 हो जाए, 1000 है तो लाख हो जाए, मुझे खाने के लिए भोजन मिल जाए और जीवन जीने के लिए जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाए। तो मैंने इन लोगों के साथ काम किया, चाहे नाना पाटेकर जी के साथ काम किया, चाहे यानी इस स्तर के इन सोशल वर्कर्स, सोशल एक्टर्स कहूंगा मैं इनको, सोशल वर्किंग एक्टर्स हैं, इनके साथ काम किया, और कुछ बड़ी संस्थाओं के लोगों के साथ काम किया। उन लोगों ने मुझे बड़े मौके भी दिए। लेकिन मैं उस वक्त मेरे दिमाग में यही बात थी कि भाई आप पैसों से अगर मुझे करेंगे तो मुझे एक नौकर के रूप में रखेंगे, और अगर मैं आपके वैसे काम आ रहा हूं तो मैं आपके बराबर एक दोस्त के रूप में, भाई के रूप में बैठ के मित्र राधे श्याम को बुलाऊं, फिर मैं मित्र बन के काम करूंगा। खैर, वो परमात्मा का अपना होता है, वो आप एक सादा जीवन जीते हैं, सीधी सी बात देख रहे हैं। मैं पानी का शौकीन हूँ, दाल रोटी का शौकीन, इसके अतिरिक्त मेरी कोई लाभ। अच्छा, इंटरव्यू काफी लंबा हो चुका है, इसलिए अंत में एक सवाल ले लेते हैं। आप जिस सर्व समाज मंच की बात कर रहे हैं, उसी सर्व समाज में आपने बहुत सारी मांगे रखी, लेकिन एक मांग आपने अभी रिसेंटली ऐसी रखी कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है ना, बाहरी नेता जो है उनको टिकट ना मिले, चाहे पार्टी कोई भी हो। इस पर क्या कहें? मैं इसके बारे में इतना कहना तो मेरा जो हल्के से बाहर के मित्र हैं जी, उनसे विरोध नहीं है, वो सभी मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं। हाँ, मित्र। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाई आप काबिल हैं, हाँ, और आप अपनी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। आप अपनी काबिलियत पे यहाँ आके ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि लोग खड़े होकर आपसे पूछ भी देंगे, इलेक्शन के समय में पूछ भी सकते हैं कि भाई अगर तू काबिल था तो तेरे घर में क्यों नहीं रहा। हाँ, जहां से आप वहां से आप बिलोंग करते हैं वहां पर ही कर लेते। फिर दूसरा राजनीतिक फायदा भी होता है। आप अगर अब जैसे मैं अटेली क्षेत्र में आता हूँ, मेरा गांव गोमला अटेली विधानसभा क्षेत्र के ठीक मध्य में पड़ता है। बिल्कुल सेंटर है। हाँ, पूरे हल्के का सेंटर। बिल्कुल। तो मैं अगर मध्य में पढ़ता हूं तो मुझे कितना फायदा मिलेगा। अटेली ब्लॉक के लगभग 20 गांव जो मेरे गांव के साथ लगते हैं, जिनसे मेरा भाई ब्याह शादी उठने में आना जाना होता है, हर प्रकार का बेनिफिट। कनीना के 20 गांव, 40 गांव तो ऐसे हैं जिनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, लगाव है, तो ये स्वाभाविक तौर से मेरे साथ जुड़ेंगे। इसी तरह अगर मैं बाहर जाके करता हूं तो मुझे एक भी वोट मेरा खुद का नहीं, और शुरुआत तो नए सिरे से करनी पड़ेगी। मेरा खुद का वोट भी, मेरा खुद का भी मतलब दूसरी विधानसभा का है, मेरा खुद का वोट भी दूसरी जगह होगा, सारे नए वोट होंगे। तो मैं ये उन मित्रों से बस निवेदन करता हूँ, अभियान तो इसको अन्यथा तो वो भी ना लें और भी ना लें, पार्टियां तो निर्णय अपने हिसाब से करती हैं,
लेकिन मैं उनसे यही सलाह करूंगा कि भाई प्रश्न उठेंगे, हाँ उन प्रश्नों से बचने के लिए सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठेगा कि आप अपने आप को यहाँ काबिल साबित करना चाहते हैं, भाई पहले अपने हल्के में तो काबिल साबित करें। ठीक, चलिए वो अपने हल्के में करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप भी अपने हल्के में कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, दावेदारी की है मैंने, और दावेदारी का मकसद भी केवल एक है। मैं एज सोशल वर्कर, अब जैसे हमने मांग उठा रखी है कई, मसलन अटेली को उपमंडल का दर्जा मंडल का दिया दर्जा जाना चाहिए। मैंने अभी बताया कि यहाँ औद्योगिक हाँ, संस्थान सब बनाए चीजें जाने होनी चाहिए। चाहिए। मतलब यहाँ का बेरोजगार है उसको राहत तो मिले, सही बात है। किसान है उसको कुछ टेक्निकल नॉलेज तो मिले। जी, यहाँ के लोग हैं वो प्रशासनिक सुविधाएं लेने के लिए दूर दूर तक तो ना भागे, जैसे और छोटे छोटे स्थानों में वो पूर्तियां हो रही है तो यहाँ भी होनी चाहिए। अब दिक्कत ये आती है कि ये करे कौन? ये करता है जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो विषय का जानकार हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जानकारी थी विभागीय स्तर पर भी, रास्तों की भी, कि भाई किस रास्ते से क्या सब होना कुछ चाहिए, था, लेकिन उन्होंने फिर भी काम नहीं भी कर किए हैं, लेकिन अज्ञान लोग वहीं के वहीं रहे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं जनप्रतिनिधि बनता हूं तो मुझे किसी के सामने झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं। सही बात है। वहां मैं मेरे अधिकार के लिए सदन में लड़के लाऊंगा, और वो तरीके क्या हो सकते हैं उन तरीकों से मैं वाकिफ हूँ, मुझे रास्तों का पता है, आपने पहले काम करा ये। और मैं ये कहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है ना, अब जैसे बाघोत और श्याणा को ले लीजिए, अटेली विधानसभा क्षेत्र में बाघोत और श्याणा क्षेत्र वैदिक काल के क्षेत्र है। इन वैदिक काल के क्षेत्रों, ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनके मुकाबले का बाघोत में ज्योतिर्लिंग है। अब लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इनको फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवा पाए। इनको धार्मिक पर्यटन स्थल अगर बना दिया जाता तो यहाँ कितनी तो व्यवसाय की बढ़ोतरी होती, बिल्कुल इस क्षेत्र का नाम भी होता। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि भाई इनकी पूर्ति के लिए जब तक प्रतिनिधि के रूप में बन के नहीं आया जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। और प्रतिनिधि के रूप में केवल तब हो सकता है जब हम दावेदारी। जी, कांग्रेस से जुड़ने का मैं एज सोशल वर्कर रहा हूं और आज भी सोशल वर्किंग में ही ज्यादा यकीन करता हूं। पार्टी के तौर पर मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हूं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरी सोशल वर्किंग के कामों को महत्व देते हुए, मेरे ख्याल से अहिरवाल का पहला व्यक्ति होगा राधेश्याम बोमला जिसको दीपेंद्र हुड्डा जी खुद घर ज्वाइन करके आए। हाँ बिल्कुल, आपने देखा नहीं तो क्या होता है कि यहाँ कांग्रेस में तो भीड़ लग रही है, जाते हैं और वो दीवार के साथ वहां जो हुड्डा साहब ने मंच बनाया हुआ है जहाँ अपने जो समर्थकों के साथ सबका बातचीत करते हैं, वहां उनको पटका पहना, क्योंकि अब समय भी कम रहा है, भीड़ ज्यादा हो रही है, तो किस किस की रैली करेंगे। वहां जाते हैं, उनको पटका पहना के पार्टी में जोड़ा जाता है। मुझे दीपेंद्र हुड्डा जी स्पेशल घर पे ज्वाइन करवा के जी, तो उनके व्यवहार से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, और उस नाते हमने ये तय कर लिया था कि अब दीपेंद्र जी के साथ रहेंगे, ये जो भी निर्णय करेंगे वही निर्णय हमारा मान्य होगा। अब क्योंकि कांग्रेस की टिकट का समय आ रहा है तो चुनाव लड़ा जा रहा है, सब साथियों ने आवेदन किया, तो उन्होंने किसी को आश्वासन नहीं दिया है। हाँ, वो तभी लाइन लग रही है, नहीं तो फिक्स हो जाते हैं। जो बात हुई तो जब लगा कि भाई इनमें से किसी को आश्वासन नहीं दिया है तो जाहिर है कि इनमें कहीं योग्यता नहीं है। तो मुझे भी जो अपने काम किए हैं उन काम के आधार पर प्रयास करना चाहिए। हाँ सही बात है, वो तो। और अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो स्वाभाविक तौर से एक तरफा जीत का माहौल है। इसका मैं गणित बता देता हूँ आपको, तथ्यात्मक गणित बताता हूँ। गांवों की या नगरों की राजनीति करते हैं, गांव या नगर के जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं या संभावित प्रतिनिधि, पूर्व, वर्तमान और संभावित, 3 प्रकार के जो प्रतिनिधि हैं, संभावित भी हैं, वो राजनीति करते हैं। और इन लोगों के साथ रह के हमने काम भी किया है और इनको प्रशिक्षित भी किया है, सरपंचों की प्रतिनिधियों को पेंशन भी दिलवाई है। बिल्कुल। तो ये सभी साथियों ने एकजुट होकर मुझसे कहा है
कि भाई आप टिकट के लिए आवेदन करें। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो एक तरफा जीत का माहौल बनेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा भी आपके पास पैसे का हाँ, सही बात। तो उसके लिए भी उन सभी साथियों ने कहा है कि भाई आपको केवल टिकट लाने का है, पार्टी टिकट दे दे, स्पष्ट बहुमत से और प्रचंड बहुमत से जिताने की हमारी दावेदारी है। ठीक ठीक ठीक। इसके अतिरिक्त जो युवा लोग हैं उनके लिए जो बेरोजगारी की जो टेक्निकल बातें हैं, तथ्य, भाई अगर आप औद्योगिक संस्थान लगाएंगे, अगर आप यहाँ ट्रेंड करेंगे बच्चों को कृषि के क्षेत्र में, जो उनका खुद का गृह व्यवसाय हो सकता है, तो इस बात से युवा लोग, मैं शिक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक करता हूँ। इस क्षेत्र के जो बौद्धिक प्राणी हैं, चाहे साहित्यकार हैं, चाहे अध्यापक लोग हैं, उनसे भी कनेक्टेड, उनसे मेरी साहित्यिक तरीके से चर्चाएं होती रहती हैं। तो उस नाते तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जैसा कि मेरे मित्रों ने मुझे इशारा किया है, मुझे निर्देशित किया है चुनाव लड़ने के लिए, अगर टिकट मिलती है तो मैं समझता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ। जी, तो चलिए, आज काफी लंबा एंट्री हो चुका है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इसके लिए आप अपने जरूरी चीजें छाट लेना। अच्छा, विशेष बात यह है कि आपने इनके जीवन से काफी कुछ सीखा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए ऐसे ही और ऐसे ही प्यार देते रहिए इंडिया न्यूज पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।